हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत करता हूं फिर से एक बार एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर BA सेकेंड ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, BA सेकेंड ईयर सिलेबस, और वहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आपका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है BA वालों का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में 2 पार्ट हैं। एक है आपका मेजर पेपर, दूसरे आपका मेजर 2 पेपर। यानी कि मेजर सब्जेक्ट 2 हैं, मेजर 1 मेजर 2। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BA तो वो कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में तो हैं, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को मेजर माना, उनके 2 पेपर होंगे। अब आपको समझना है क्या है इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से वो जो सेकंड पेपर आपका होगा मेजर 2, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री पेपर का, उसमें क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो मैंने आपको जो बताया था उसका ये पार्ट 2 भी आप समझ सकते हो। यानी कि अगर पिछले वीडियो की बात करूं तो आप उस वीडियो को जब जाकर देखोगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से 1206 से लेकर और फाइनली जो 1740 है, यानी कि 1740 है, वहाँ तक की हिस्ट्री के टॉपिक्स को मैंने बताया कि पेपर में आपका क्या क्या आएगा, क्या क्या सिलेबस है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके लिए बताएंगे हम कहाँ से 1740 से लेकर 1947 AD तक। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है बिल्कुल साफ शब्दों में आपके लिए कि सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आपका कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1740 से लेकर 1947 AD तक। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। जैसे लिखा हुआ है क्रेडिट वैल्यू। क्रेडिट वैल्यू की बात करूं तो मैंने बताया था आपकी लास्ट वीडियो में भी, मेरे के 6 पॉइंट्स आपके लिए मिलेंगे। ये जो क्रेडिट वैल्यू सिस्टम होता है, इसको जब आप कोई भी कॉलेज चेंज करते हैं, आपने पता होगा NEP का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन थर्ड ईयर के बाद भी अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब जो आपका BA प्रोग्राम हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, BCA कर रहे हो, अब ये 4 साल का हो गया है। तो कई तरह की चीज़ें बेसिकली हैं इसमें। तो ये क्रेडिट सिस्टम वहाँ काम करता है जब आप कॉलेज चेंज करने का प्लान करते हो। अगर मैं आगे आपके लिए बताऊँ टोटल मार्क्स की, तो यार तुम लोग बहुत समझदार हो भाई। 70 मार्क्स का पेपर तुम लोग फर्स्ट ईयर में भी दिए हो, और 70 मार्क्स का पेपर ही तुम लोग सेकेंड ईयर में भी दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स तुम लोगों को बिल्कुल पता होंगे, क्योंकि तुम लोगों का एक ही टॉपिक डिस्कशन का एग्ज़ाम के टाइम पर कि कम से कम कितने में पास होंगे। तो कम से कम भाई 33 मार्क्स आपके लिए लाना पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाओगे। ये सब तो गई भाई बहुत आम बातें जो सबको पता है, और जिसको नहीं पता है उनको पता अब चल गया होगा। अब बात करते हैं कंटेंट की, टॉपिक्स की, कि क्या क्या आपके ये जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर सेकंड है, ये आपका पूछेगा कौन कौन से टॉपिक्स के लिए। अच्छा, एक मज़े की बात और बताऊं दोस्तों, हो सकता है शायद कई लोगों का मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री ही ना हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इस सब्जेक्ट को एज अ माइनर ले सकते हैं, वो इस सब्जेक्ट को एज अ इलेक्टिव ले सकते हैं। टॉपिक्स को बता देता हूँ बहुत जल्दी में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, पार्ट B कंटेंट ऑफ द कोर्स, कि क्या क्या इस कोर्स में, यानी कि इस सब्जेक्ट के पेपर में आपके लिए पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बात करूँ अगर, तो वही पहले की तरह ही 5 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। और अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट में क्या आपके लिए दिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब हम पहुंच चुके हैं 1740 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री के बीच में। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस पीरियड की हमारी हिस्ट्री में कि क्या हुआ होगा, इतिहास में क्या हुआ होगा 1740 से लेकर 1947 के बीच, तो दोस्तों जो पहली घटना हुई वो हुई थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप अंग्रेज़ों की कंपनी बोलते हो, कई लोग इसको ब्रिटिश सरकार समझते थे उस समय, उस कंपनी की स्थापना हुई भारत में। स्थापना हुई मतलब अंग्रेज इंडिया में आए, आप ऐसा भी समझ सकते हो। अब एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ, लेकिन इसमें कई तरह की चीज़ें आपसे पूछेंगे वो पेपर में। तो कैसे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे बता रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि तुम तो उस टाइम पे थे नहीं, तो भाई कैसे पता चलेगा हमको। तो सोर्सेज आप कोई बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, हो सकता है कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं, जैसे ब्रिटिश आर्चिव्स यानी कि ब्रिटिश म्यूजियम्स के थ्रू, उनके रिकॉर्ड्स थ्रू पता चला है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं एंट्री, कई लोग इसको आक्रमण बोल सकते हैं, यूरोपियंस की कैसे इंडिया में एंट्री हुई। अब यूरोपियंस में दोस्तों बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है,
कहने का मतलब यूरोपियंस में ब्रिटेन भी आता है, यानी कि यूरोप में ब्रिटेन कंट्री भी आता है तो आप ब्रिटिश मान सकते हो। यूरोप में एक कंट्री आता है इसका नाम है पुर्तगाल, जिसके निवासी कहलाते हैं पुर्तगीज। दोस्तों ऐसे कई तरह के लोग वहाँ के निवासी थे पूरे यूरोप के, और वन बाय वन ये अपनी कंपनियाँ ले लेकर व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते हैं। तो उनकी कहानी है यार। बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुए कर्नाटका में, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि किस तरह से अंग्रेज़ों के और फ्रेंच लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हुए कर्नाटका नाम के रीजन में इंडिया में। एक कर्नाटका वॉर हुआ इनके बीच में, जिसको हिस्ट्री में कर्नाटका वॉर के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कर्नाटक वॉर के कॉजेज़ क्या थे, क्या क्या इवेंट्स हुए इस वॉर में, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। देन उसके बाद आपको पता ही होगा दोस्तों, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है उसके बारे में आपके लिए पढ़ना है। क्या उसके कॉजेज़ थे, क्या इवेंट्स हुए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। देन उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई। बंगाल में ही दोस्तों एक शहर है, उस समय तो खैर ये गांव था लेकिन आज ये शहर बन गया है। इस इलाके का नाम है प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th 8th क्लास में बच्चों को पिला दिया जाता है घोल घोल कर ये टॉपिक कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आप ट्राई करो, आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं तो ये सिलेबस है, आप बस टॉपिक देखो, मैं समझाऊंगा आपके लिए बाद में, अगर आप कमेंट करते हैं पूछते हैं तो। बात करते हैं एक बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में एक शहर है जिसका नाम है बक्सर, तो वहाँ पर भी बैटल हुई थी, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके कॉजेस, इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब आपको पढ़ना है। सिमिलरली दोस्तों द लास्ट टॉपिक इज ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट अंग्रेज लोगों ने लागू की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की, आपको वो समझना है। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें, इसके टॉपिक्स को देखिए, नोट्स बनाइए। मेरे चैनल पर मैं बहुत जल्दी सीरीज़ लेके आऊँगा इसकी पूरी, तो आपके लिए वहाँ से हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। अगर बात करूँ मैं आपसे यूनिट सेकंड की दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मतलब सेकंड यूनिट का जो नाम है वो क्या है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कैसे एक्सपांड हुआ, क्या क्या तरीके इन लोगों ने अपनाए, क्या क्या हथकंडे अपनाए इन्होंने। तो देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप कहोगे यार कि सर अच्छा खासा पढ़ रहे थे, जितने खूंखार नाम कहाँ से आ गए, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, ये नाम कहाँ से आ गए। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ भाई, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे हैं, जब ये कंपनी व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में आती है, उस टाइम पर कहानी कुछ ऐसी होती है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ब्रिटिश एम्पायर था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी कहाँ पर, ब्रिटेन में, वो कुछ अधिकारियों को नॉमिनेट करती है। उन अधिकारियों के ऊपर एक उनका बॉस होता है, उस अधिकारी को बोलते थे उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल। और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग, ये जो वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, ये सब के सब वही टॉप पोस्ट पर अधिकारी के नाम है। अब आपके लिए शायद क्लियर हो गया होगा कि ये नाम कहाँ से आए। अब मैं बताता हूँ आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड। जैसे लिखा हुआ रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, क्या वॉरेन हेस्टिंग ने रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे जुड़ी अलाइंस क्या था जो इंडियन स्टेट के साथ, मतलब भारतीय राजाओं के साथ किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। देन रंजीत सिंह कौन थे, उनके अचीवमेंट्स क्या थे। लॉर्ड हेस्टिंग थे दोस्तों ये, और उन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंसी किस तरह से इंडिया में शुरू की। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, उनके रिफॉर्म्स क्या थे। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपके लिए बताऊंगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये डलहौजी वही बंदा है जिसकी वजह से आज तुम रेलवेज में सफ़र कर पा रहे हो, यानी कि मैं ये बोलूँगा इसी बंदे के रूल में इंडिया में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। विलियम बेंटिक की बात करें दोस्तों, तो विलियम बेंटिक के लिए इसलिए जाना जाता है इंडिया में कि इसने सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश की। सती प्रथा जैसी जो व्यवस्था हमारे देश में उस समय चलती थी, उन व्यवस्थाओं को इसने ख़त्म करवाया। हालांकि इसमें इंडियंस का भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। राजा राम मोहन रॉय का नाम अगर आपने सुना हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन इनके साथ अंग्रेज़ों में विलियम बेंटिक का भी रोल था। तो भाई ऐसा समझ लो कि इनका अपना अपना पूरा रूल था, रूल के साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या क्या इन्होंने किया, वो सब चीज़ें आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेंगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिट 3 में क्या नाम है। यूनिट 3 का दोस्तों आप देख सकते हैं, यूनिट 3 का जो नाम है वो है रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल एंड इंडियन रेनेसेंस। मतलब ब्रिटिश रूल, यानी कि सेकेंड यूनिट तक आपको ये समझ में आ गया हो अंग्रेज़ों के बारे में हमने पढ़ा। थर्ड यूनिट में आपको ये समझना है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी भारत में।
और इंडियन रिनेसेंस मतलब होता है भारतीय पुनर्जागरण, मतलब लोगों के अंदर एक नया तरह का बदलाव आ गया था, लोग अब आज़ादी की डिमांड करने लगे थे। तो ये बात अब डिस्कस करते हैं हम। तो लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल के रेजिस्टेंस की, मतलब ब्रिटिश रूल की खिलाफी की, तो इस खिलाफी में, इस रेसिस्टेंस में जो पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे दैट वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि जिसमें मंगल पांडे जो होते हैं वो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, इन्होंने शुरुआत की उस समय। तो 1857 लड़ाई जो थी वो आप पढ़ेंगे। इसके क्या नेचर थे, क्या कॉजेस थे इस लड़ाई के, इवेंट्स मतलब क्या क्या घटनाएं हुई इसमें, रिजल्ट्स मतलब इस पूरे इंडिपेंडेंस, इस पूरी लड़ाई से क्या परिणाम निकला, और क्या इम्पैक्ट पड़ा इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ओवर द इंडियंस। नेक्स्ट टॉपिक के विमेन का रोल क्या रहा इस 1857 की लड़ाई में। तो दोस्तों लक्ष्मीबाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो झांसी की रानी थी। अवंतीबाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो मंडला रामगढ़ की महारानी थी, रानी थी। देन 1857 में नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनल हार्मनी, कैसे हिंदू मुस्लिम एक हुए उस समय। देन लास्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, किस तरह से ये आंदोलन इतना बड़ा होने के बावजूद भी फेल हो गया। इंडियन रिनेसेंस मैंने आपको जैसा बताया था यहाँ पर टॉपिक का नाम है, तो इसका क्या नेचर है, क्या कारण रहे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सोशल रिलीजियस मूवमेंट मतलब सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अब दोस्तों ऐसे मैंने जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले नाम इसी वीडियो में कि राजा राममोहन रॉय एक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं यूनिट 3 में पढ़ना पड़ेंगे। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होने वाली है। बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल एंड राइज ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया। क्राउन रूल से मतलब क्या, आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के हिसाब से आई थी इंडिया में, जिसको आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा। और ये जो कंपनी है इसने इंडिया में आकर कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, राजाओं को परेशान किया। इसकी ही वजह से 1857 का जो यूनिट 3 मैंने आपके लिए बताया, पहला इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी हुई इंडिया में। तो दोस्तों इस पूरी घटना के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे राइट्स छीन लिए किसने, क्राउन ने। क्राउन ने मतलब ब्रिटेन में जो राजा होता था उस समय महारानी होती थी, उसने पूरे राइट्स छीन लिए इनसे और ये बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल नहीं चलाएगी इंडिया में, बल्कि डायरेक्टली ब्रिटेन के कंट्रोल में सारी देखरेख इंडिया में की जाएगी। ये था क्राउन रूल। जब मैं आपके लिए टॉपिक समझाऊंगा पर्टिकुलरली वीडियोस में तो आपके लिए और भी क्लियरिटी हो जाएगी, फिलहाल में आप इतना याद रखो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, अब इस ब्रिटिश क्राउन के बाद किस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई वो आपके लिए पढ़ना है। तो लिखा हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन क्या था, देन लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा इंडिया में। राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म बढ़ने के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे ये हमको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कैसे कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई इंडिया में। जी हाँ, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें राहुल गांधी भी हैं। यूनिट 5 की बात करना लिखा हुआ है यहाँ पर, दी एरा एंड इंडियन इंडिपेंडेंस। गांधी जी का आगमन, गांधी जी का रूल। रूल से मतलब ये नहीं है कि गांधी जी ने इंडिया पर रूल किया, रूल से मतलब गांधी जी के आए और गांधी जी जब 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं तो 1915 के बाद भैया जो हमारे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, फिर तो ये समझ लो आप बिल्कुल बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया आंदोलन। और आप देखते हैं 1947 में हम हो गए कामयाब, यानी कि हम लोग आज़ाद हो गए। तो ये बताया हुआ है। तो देख लीजिए भाई जल्दी से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी थी, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेशनल मूवमेंट में रेवोल्यूशनरीज का रोल क्या था, मतलब क्रांतिकारियों का रोल क्या था। क्रांतिकारी थे मतलब रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो भैया ऐसे लोग जिनको डाउट था कि भगत सिंह के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो भैया अब पढ़ाया जाएगा बीए में आपके लिए। बदल रहा है इंडिया, अब आपको ये चीज़ें मिलेंगी सिलेबस में आपके लिए। तो इसलिए पढ़ो समझो कि किस तरह से ये लोग थे, इन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया देश के लिए। शिमला कॉन्फ्रेंस की बात हम करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में भी कई लोगों के अंदर मिथ होता है कि उनके बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपके लिए मिलेगा। और इंडियन नेशनल आर्मी मतलब उनके द्वारा बनाई गई एक फ़ौज, इसको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज,
ये आप पढ़ेंगे। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या हुई उस समय हुआ, और फाइनली पार्टीशन कैसे हुआ इंडिया। एक अंग्रेजों ने एक्ट बनाया था, दैट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, आप ये भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है भाई आपके लिए सेकेंड ईयर में। अगर आप पढ़ते हो तो जेन्युइनली सच बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं करता मैं पढ़ाई के मामले में। और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी भाई देखो, ऐसा पास तो सब हो जाते हैं यार, ये आप लोग बिल्कुल आपस में बातचीत करते रहे तो पास तो हो जाएंगे। मगर आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या प्लान है फ्यूचर में। पास ही होना है तो अलग बात है, और अगर चीज़ों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो भैया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ऐसे लोगों में जिन तक ये जानकारी पहुंच सके सिलेबस की। और अगर आप कमेंट करते हैं भर भर के मेरे को, तो भाई मैं भी तुमको भर भर के वीडियो दूंगा और उसमें मैं आपके लिए पूरे टॉपिक्स को वन बाय वन समझाऊंगा भी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर अगर आपके कहीं डाउट हो तो भैया आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स के जवाब मैं देता रहता हूँ, जो लोग करते हैं कमेंट कभी उनसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करके पूछना। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, वंदे मातरम।